वीडियो शुरू करने से पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक तो भाई अनअकैडमी पे न्यू ईयर ऑफर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंडर आपको जैसे पहले आप मेरा AVS10 कोड अप्लाई करते थे तो आपको 10% ऑफ मिलता था फीस के अंदर, अभी आपको 23% ऑफ मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो आपकी प्लस की जो फीस है वो 5200 रुपीज़ हो जाएगी एक साल की। और ये कोई एक सिंगल कोर्स या कोई सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं है यार कि मेरा अच्छा ये ग्रामर का एक कोर्स है उसकी एक फ़ीस है या ओनली इंग्लिश की ये फ़ीस है। इसके अंदर आप अन अकेडमी पे SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के, सब के कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, PDF और या वीडियो डाउनलोड करना है, सारे फीचर इसी फीस के अंदर है। इसके अलावा आपको आस्क का डाउट फीचर हो गया, आपका टेस्ट सीरीज़ हो गया, सबका सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड है। कोई बार बार फीस का इसमें सिस्टम नहीं है। चाहे प्री के बैच देखिए, चाहे मेंस के बैच देखिए, कोई एक्स्ट्रा नए पैटर्न के बैचेस लॉन्च होते हैं, सब के सब जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक जितने टीचर हैं उनके जितने कोर्सेज हैं जितने लॉन्च होंगे सब के सब आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी। तो जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया टाइम है, इससे कम फीस नहीं होने वाली है, वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और क्रेडिट वगैरह अगर आपके पास हैं तो ये फीस और कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो कहे नहीं मुझे तो सर ओनली इंग्लिश ही पढ़ना है, बाकी कोर्सेज मैं कर चुका हूँ, मुझे ओनली इंग्लिश का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं कंप्लीट नहीं लेना चाहता, तो भैया ये ऑफर, ये बेसिकली एक बैच लॉन्च किया था मैंने कंप्लीट इंग्लिश का। इसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश मतलब बेसिकली ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस, सबका सब है इसके अंदर। ठीक है जी। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में भी डलवा दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में बता रखा है कि इसमें आपको कौन कौन से बैचेस मिलेंगे, कैसे कैसे आपको किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ना। क्या सारी डिटेल्ड मतलब कोर्स लेने से पहले इसकी ना डिटेल्ड वीडियो देख लेना भाई। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ये प्री टू मेंस का, इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा। तो जो भी ओनली इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। आ जाते हैं अब आज की वीडियो के ऊपर। इसमें मैं बेसिकली आपको ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको ये कराना चाह रहा हूँ अपने जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के CGL की अगर मैं बात करूँ या CHSL की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए आपको जो नया पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का, नया पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि कुछ सिलेबस चेंज हो गया है कुछ, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो अपनी कॉपी के अंदर नंबर डाल लीजिए, है ना। 1 से 25 तक नंबर डाल लीजिए। कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई नए नए कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कुछ अलग कैट की किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अगर तरीका ट्विस्ट हो जाए तो भी मैं उसको झेल पाऊँ, बस इतना है। 1 से 25 तक नंबर डालिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इस पे आ जाइए। बताओ ज़रा क्या आंसर होगा इसमें। द कवरेज ऑफ स्कीम्स remain patchy because the rampant leakages because of rampant leakages, poor execution and monitoring। हाँ जी। ये जो कवरेज ऑफ स्कीम्स है ये अभी भी पैची है, मतलब ये अभी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी, ये सही ऑप्टिमम लेवल की नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लीकेजेस हैं, पुअर एग्जीक्यूशन है और मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो रही है। मान लो सरकार ने स्कीम तो बना दी कि इतना अनाज मिलेगा, लेकिन वो फिर भी अभी तक सही जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की नहीं है, क्योंकि लीकेज हो रहे हैं। लीकेज का मतलब क्या है कि बीच में लोग उसमें से हिस्सा मार जाते हैं, खा जाते हैं, एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हो पा रही है, उसकी कोई अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन है, स्कीम्स इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कवरेज जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे रिमेन नहीं रिमेन्स होना चाहिए था, यानी अपना ए पार्ट में गलती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। हाँ जी, इसमें बताइए ज़रा। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो कृष्णा। देवराज जी, आपको मैंने वो जो डाउट डिस्कशन वाली वीडियोस हैं वहाँ पे क्लियर कर रखा है, इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि 2 मिनट में बताया जा सके, वहाँ देख लीजिए। इफ आई डैश यू, आई डैश लव टू एक्सेप्ट द ऑफर।
इस सेंटेंस का मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं ना तो इस ऑफर को फटाक से एक्सेप्ट कर लूं। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो। इफ आई वॉज यू, पहली बात तो क्या मैं और ये कभी सेम हो सकते हैं? ये इमेजिनेशन रहेगी। अगर मैं महात्मा गांधी हूँ, अगर मैं भगत सिंह हूँ, अगर मैं ये हूँ, अगर मैं वो हूँ, तो ये हमेशा इमेजिनेशन रहेगी। इमेजिनेशन किससे करी जा सकती है? क्या कभी वॉज से इमेजिनेशन हो सकती है? गया। वर से इमेजिनेशन होगी। और दूसरी बात, जब ये सेमी क्लोज्ड बनता है, इधर वर आता है तो इधर क्या आता है? वुड आता है। टिक कर आगे बढ़, सी ऑप्शन। क्लोज टेस्ट का सवाल है, इसको करके दिखाइए जरा। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए जरा। सर क्लोज टेस्ट नहीं होते, सर PQRS नहीं होते, सर मेरा RC वाला पोर्शन वीक है, सर क्लोज टेस्ट नहीं होते, बता दीजिए क्या करूं? लेकिन जैसे ही क्लोज टेस्ट कोई टीचर कराने लगेगा, जैसे ही कोई टीचर क्लोज टेस्ट कराने लगेगा, सर मज़ा नहीं आ रहा है, सर हो नहीं रहा है, सर बोर लग रहा है, करो इसको चुपचाप। सुमी ठाकुर, ये नीचे पट्टी पे बच्चे एक नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, वो आपको बता देंगे डिटेल्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। सर वो कैब प्रो कहाँ मिलेगी? बच्चे यूट्यूब पे सर्च करना एरर प्रो अमन वशिष्ठ, एक 12 मिनट की वीडियो आ जाएगी, उसमें सब बता रखा है। अब अमेजोन पे नहीं मिलती है, कोरियर से भेजी जाती है। हाँ जी, करें शुरू, करें शुरू। चलिए, आइए। द इन्वेंशन शुड नॉट बी डैश विद इनोवेशन, दो बोथ इन्वॉल्व क्रिएटिविटी टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट और कंसीव अ न्यू आइडिया और प्रोसेस। पहले तो ये पैसेज पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फ़र्क होता है। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नया प्रोडक्ट बनाना। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ का क्रिएशन कर देना। इनोवेशन में भी कोई नई चीज़ बनती है, लेकिन अक्सर अक्सर वो नई चीज़ रिलेटेड होती है कोई ऐसा काम जो हम किसी एक नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, उसी काम को करने के कोई बेटर तरीका अगर आप निकाल देते हो, कोई और नए तरीके से जिसमें टाइम सेव हो जाए, जिसमें एफर्ट सेव हो जाए,
अगर उसी काम को करने का कोई नया तरीका आप इजाद कर देते हो तो वो कहलाता है इनोवेशन। समझा? इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नया प्रोडक्ट बना देना, और इनोवेशन का मतलब होता है एक चीज को करने का नया तरीका बना देना। ठीक है, चलो अब देखो जरा, तो इन्वेंशन को शुड नॉट बी डैश विद इनोवेशन, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ देखो, हालांकि, हालांकि दोनों में ये चीज होती है। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों सिमिलर है, हालांकि के बाद लिख रहा है कि दोनों में ये सेम चीज होती है, हाँ के ना? तो यहाँ पे इससे पीछे कुछ अलग लिखना पड़ेगा। इन दोनों को शुड नॉट बी डैश विद, इन्वेंशन को इसके साथ डैश नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि दोनों में ये चीज सेम होती है। तो इन दोनों को क्या नहीं किया जाना चाहिए? इन दोनों को बांधना नहीं चाहिए, इन दोनों को एंटेंगल नहीं करना चाहिए, एक दूसरे में उलझाना नहीं चाहिए। एंटेंगल का मतलब होता है किसी को किसी गलत चीज में फंसा देना, ताकि उसका मतलब उसको धोखा देना टाइप से। अच्छा, इन दोनों को आपस में जंबल नहीं करना चाहिए, कि इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जैसे बोलता ना, डोंट कंफ्यूज हिम समबडी, डोंट कंफ्यूज डोंट कंफ्यूज हिम विद समबडी एल्स। कहने का मतलब इसको वो मत समझ लेना जैसे डुप्लीकेट होते हैं, है ना? जैसे मान लो शाहरुख का डुप्लीकेट है, सलमान का डुप्लीकेट है, तो अपन कहेंगे भैया इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना, ये मतलब ओरिजिनल वाला नहीं। आ रही है कुछ बात समझ में? कंफ्यूज समबडी विद समथिंग का मतलब होता है बेसिकली इन दोनों को आपस में सेम मत मान लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी कंफ्यूज, कि इन्वेंशन को इनोवेशन से कंफ्यूज मत कर देना, मतलब दोनों को सेम मत मान लेना। हालांकि दोनों में होती तो ये वाली बात तो सेम है, लेकिन दोनों फिर भी अपने आप में डिफरेंट होते हैं, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, इनोवेशन इज मोर देन जस्ट इन्वेंशन, इनोवेशन इन्वेंशन से भी कुछ आगे बढ़ के होती है। फॉर यहाँ पे मतलब है क्योंकि, फॉर यहाँ पे कंजंक्शन और इसका मतलब है क्योंकि आफ्टर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इनोवेशन वुड मेक इट, कोई नई चीज बना देना वो तो इन्वेंशन है ना? कोई नई चीज क्रिएट करने के बाद, जो काम इन्वेंशन ने किया, इनोवेशन उसे बनाती है, डैश, क्या करके? एक्शन से, इम्प्लीमेंटेशन से। मान लो किसी ने कोई नई चीज इजाद कर दी, इन्वेंट तो कर दी कोई नई चीज, लेकिन उसको और बढ़िया बनाती है इनोवेशन। गाड़ी बन गई, है ना? गाड़ी की इन्वेंशन हो गई, जहाज की इन्वेंशन हो गई। अब उसके अंदर नई चीजें आती जाएंगी, है वो जहाज ही, लेकिन उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी से क्या होता रहेगा? इनोवेशन आके वो चीज और अपग्रेड होती रहेगी और बढ़िया होती रहेगी। ये कहना चाह रहा है कि इनोवेशन ज्यादा होती है इन्वेंशन से, इनोवेशन कहीं ज्यादा होती है इन्वेंशन से, क्योंकि कोई नई चीज क्रिएट करने के बाद इनोवेशन ही उसे बनाती है डैश, एक्शन से, इम्प्लीमेंटेशन से। क्या बनाती है उसको? मेक इट एन, क्या बनाती है? हाँ जी, कोई चीज इन्वेंट तो होगी, लेकिन उसको क्या बनाती है? ऑथेंटिसिटी बनाती है, असलियत मतलब बेसिकली रियल बनाती है, बेसिस बनाती है, आधार बनाती है, जस्टिफिकेशन बनाती है, कि रियलिटी बनाती है। कोई चीज हमने इन्वेंट कर दी, मान लो कोई डिजाइन मैंने इन्वेंट कर दिया कि ऐसे ऐसे कर लोगे तो भैया हेलीकॉप्टर चल जाएगा, ऐसे ऐसे कर लोगे तो गाड़ी चल जाएगी, जैसे तैसे उसने चला भी दी एक बार, लेकिन उस मॉडल को वर्ल्ड वाइड लेवल तक पहुंचाना, उस चीज को ऐसा बनाना कि हर कोई उसको यूज कर पाए, उसको वास्तविकता बनाना, उसको रियलिटी बनाने का काम संभव हो पाता है किससे? इनोवेशन से। तो ऑप्शन आएगा बच्चे यहाँ पे रियलिटी। यहाँ पे कोई ऑथेंटिक तो मतलब क्या होता है? असली नकली वाला। यहाँ पे तो असली नकली का तो कोई गेम ही नहीं है। मान लो कोई साइंटिस्ट है, समझो, ठीक है, उसने एक मॉडल बना दिया कि ये मशीन ऐसे काम करेगी, लेकिन उस मॉडल को इतना बढ़िया बनाना कि वो हर जगह किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी वो यूज हो पाए। अब साइंटिस्ट ने तो अपने हिसाब से एक मॉडल क्रिएट कर लिया जो स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में ही काम करता है, उस मॉडल को नॉर्मल में, ठंड में, गर्मी में, कहीं पे भी, मशीन ओपन में, बाहर कहीं भी वो चीज़ यूज हो पाए, वो टेक्नोलॉजी यूज हो पाए, ये चीज़ें इनोवेशन के अंदर में आती। समझ में आया? तो बेसिकली इनोवेशन से वो जो आपने इन्वेंट कर दी कोई चीज़, जो बेसिकली आपने एक आइडिया दे दिया, उसको वास्तविकता में बदला जाता है, उसको रियलिटी में बदला जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट भाई, द बेस्ट इनोवेशन, जो बेस्ट इनोवेशन होती हैं वो होती हैं जो कॉन्स्टेंटली सीक टू मेक कंपोनेंट्स दैट आर बेटर, फास्टर, चीपर और मोर एफिशिएंट। जो बेस्ट इनोवेशंस होती हैं वो होती हैं जिसमें कंपोनेंट्स को हमेशा और बेटर बनाने की तरफ काम किया जाता है, और फास्टर बनाने की तरफ काम किया जाता है, चीपर बनाने की तरफ काम किया जाता है, और एफिशिएंट बनाने की काम किया जाता है।
ताकि ताकि देयर बाय इंक्रीजिंग द डैश ऑफ व्हाट दे मेक एंड सेल। मान लो आपने कोई चीज बनाई, अब आप अगर क्या कर रहे हो, उस चीज को और बेहतर बना रहे हो, फास्टर बना रहे हो, चीपर बना रहे हो, तो उससे उससे जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट था उसकी क्या इंक्रीज हो रही है, बोलो, उसकी क्या इंक्रीज हो रही है? सारे ठीक लग रहे होंगे। उसके बेनिफिट इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे तो बेनिफिट्स मीनिंग देता है यहाँ पे ज़्यादा, उसके बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, उसकी डिज़ायरेबिलिटी, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। चारों में से बताओ बेस्ट कौन सा है? सही तो आपको बहुत सारे लग सकते हैं, सही तो आपको बहुत सारे लग सकते हैं, चारों में से बेस्ट बताओ कौन सा। तुम अपने मन से पूछोगे तो मैं जवाब मिल जाएगा। ग्रामेटिकली डिज़ायरेबिलिटी भी ठीक है, वैल्यू भी ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इन दोनों में। बेनिफिट की जगह बेनिफिट्स होता, उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। बेनिफिट, एक बेनिफिट तो नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, तो ये समझ में आता है कि बेनिफिट्स होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अवेलेबिलिटी की यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिज़ायरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये फिर भी कुछ लॉजिकल आंसर है। लेकिन अगर चारों में से बेस्ट ऑप्शन की बात करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो पहले से बेटर हो गया, एडवांस्ड हो गया, हर जगह यूज हो सकता है, उसकी बेसिकली यूसेज बढ़ गई, तो उसकी बेसिकली क्या बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। चार में से बेस्ट ऑप्शन चूज करने से मतलब था जो कि वैल्यू होगा इस पर। आफ्टर दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट्स अपग्रेड, उसके अपग्रेड को इंप्लीमेंट करने के बाद, यानी जो बेसिक चीज थी उसका एडवांस्ड वर्जन लाने के बाद, द इनोवेटर विल देन फाइल, जो इनोवेटर होता है वो फाइल करेगा एक डैश, ताकि ताकि उसके इंटरेस्ट बने रहे, ठीक है, ताकि उसने जो मेहनत करी है उसका भी उसको हक मिलता रहे। क्या फाइल करते हैं, क्या फाइल करते हैं? कोई नई चीज को इजाद करता है तो उसके लिए क्या अप्लाई करता है? उसके लिए पेटेंट अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है? उसके लिए पेटेंट अप्लाई करता है। वाइल सम में एक्चुअली सक्सीड यूजिंग दिस, हालांकि जब मतलब कह सकते हैं कि कुछ लोग तो इसको लगा के सक्सीड हो जाते हैं, कुछ लोग इसको लगाकर सक्सीड हो जाते हैं, लेकिन वहीं बहुत बड़ा नंबर ऐसा भी है जो फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि उनकी जो बेसिकली इनोवेशन होती है वो अक्सर थियोरेटिकल होती है, उनका मार्केटेबिलिटी कुछ खास नहीं हो पाती। मान लो फॉर एग्जांपल, देखो ये डिब्बा है, ठीक है, मैं कोई टेक्नोलॉजी बना दूं कि इस डिब्बे को खुलना बंद होना बड़ा आसान हो जाए, मैं कोई नई चीज डेवलप कर दूं, ठीक है, कोई नए टाइप के मैं ये बना दूं, ठीक। अब मैं गया पेटेंट करवाने, अब मैं चला गया पेटेंट करवाने, लो जी ये मेरा नया तरीका है, ये पेटेंट कर दो। लेकिन उस तरीके की कोई मार्केट यूसेज नहीं है। हो सकता है मुझे वो तरीका अच्छा लगे, लेकिन उस तरीके की कोई यूसेज नहीं है, तो उसके लिए कोई पेटेंट नहीं मिला। उनको लगा कि कोई आपने कोई ऐसी चीज डेवलप नहीं करी है जिसकी कल को कोई मार्केटेबिलिटी हो, कोई बेसिकली काम आने वाली चीज आपने डेवलप नहीं करी है। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आप सब ने देखा होगा शार्क टैंक के अंदर एक वो बंदा आया था सिप लाइन वाला, याद है? जो बेसिकली ग्लास के ऊपर एक वो प्लास्टिक की वो लेयर सी लगा दी थी, तो कह रहे इसका पेटेंट तो कभी मिल नहीं पाएगा, ये तो प्लास्टिक का टुकड़ा है, कोई भी बना सकता है ना, तो इसका कोई पेटेंट होगा, है ना? तो उसको बेसिकली उन्होंने, शार्क टैंक वालों ने बड़ा ट्रोल किया। हालांकि हालांकि इस मामले में तो देखो शार्क टैंक वाले मतलब भैया वहां पे वो तुम्हें अपना कोई आइडिया देने आया, तुम्हें अच्छा लगे तो लो, तुम्हें नहीं अच्छा लगे तो मत लो, ठीक है। तुम्हारा अगर बाय चांस कोई बिजनेस चल गया तो इसका मतलब तुम भगवान थोड़ी हो गए यार, बेइज्जती कराने थोड़ी कोई आया वहां पे तुम्हें। हाँ, वी आर इंटरेस्टेड इन द आइडिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द आइडिया, बात खत्म। उसको इतना ज्ञान व्यान देना है। चलो आ जाओ, चलो मुद्दे से डेविएट नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि वो पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, बहुत सारे तो सक्सीड हो जाते हैं इस डैश को लगाकर बहुत सारे तो सक्सीड हो जाते हैं, वहीं बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं। इस डैश को क्या लगाकर, ये क्या है? ये कि पहले आप कोई नई चीज बनाओ, फिर उसके पेटेंट के लिए अप्लाई करो, ये क्या है? ये एक मेथडोलॉजी है कि इस मेथड को लगाते हैं। पहले आपने एक प्रोडक्ट पकड़ा, उसी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की आपने कोई टेक्निक बनाई, फिर जब आपने उसमें अपग्रेड ला दिया है, आपने उसमें कोई नई अच्छी चीज क्रिएट कर दी है, फिर आप उसके पेटेंट के लिए अप्लाई करो। इस मेथड को लगाकर बहुत सारे लोग सक्सीड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेथडोलॉजी होगा, यहाँ पे क्या होगा? मेथडोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर जाइए, चलिए इसमें बताइए जरा। हाँ जी, अ स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, कोई चीज जो पूरी होती है, अ स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट।
2.5-3 महीने मिलेंगे हर्ष खंडेलवाल, 2.5 से 3 महीने। बताओ जरा क्या आएगा इसमें। बोलिए क्या आंसर आएगा। कोई चीज़ अगर फुल होती है, कंप्लीट होती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है। देखो जरा सबके मीनिंग। प्लेबिसिट का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम बाय विच एवरीवन इन द कंट्री वोट्स। जैसे आपने सुना होगा ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करे कि ना करे, उसके लिए ब्रेग्जिट के लिए पोल कराया गया था, उसको बोलते हैं जी प्लेबिसिट। ठीक है। अच्छा, प्लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई इजीली इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल। प्लायबल का मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सके, सामने वाले ने जैसे कह दिया वैसे ही एक्ट करने लग जाए। प्लंडर करने का मतलब होता है लूटपाट मचा देना, खास करके वॉर के जंग के बाद प्लंडर कर देना, शोषण कर देना। तो यहाँ पे प्लैनिट्यूड है जी जो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पाइए। हो सकता है क्या सर 2.5 महीने में, हो तो सब कुछ सकता है, आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है बच्चे। मेरे कह देने से हाँ हो जाएगा और मेरे कह देने से नहीं हो पाएगा से कुछ नहीं होगा। मेहनत करिए, पूछना बंद करिए, काम पे ध्यान दीजिए। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। ब्लिस्टर सुमित गोयल सर से पढ़ लो भाई, सुमित गोयल सर से पढ़ लो। हाँ जी, इसमें बताइए ज़रा। देयर प्रिवेल्ड वो बी गोन फीलिंग इन द रूम। वो भी गॉन का मतलब क्या होता है, देखो बिल्कुल आसान है, इधर देखो। वो का मतलब होता है डिफिकल्टी, समस्याएं, परेशानियां। गॉन का मतलब होता है चले जाना, परेशानियां चली गई। ऐसी फीलिंग थी उस कमरे में जाते ही जैसे परेशानियां खत्म हो गई, परेशानियां चली गई। आपको अगर आपकी अगर परेशानियां खत्म हो जाएं, आपकी अगर परेशानियां खत्म हो जाएं तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, खुशनुमा वाली फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चीयरफुल। इसमें बताइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा। In this university, there is no dash for awarding scholarship on the basis of merit in the examination alone. इस यूनिवर्सिटी में देर इज नो डैश। अब बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये बहुत बढ़िया सवाल है। सोचो सोचो, ध्यान से पढ़ो जरा एक बार। स्कॉलरशिप देना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन। स्कॉलरशिप देना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन, सिर्फ सिर्फ एग्जामिनेशन के स्कोर पे बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन, एग्जामिनेशन में मेरिट लाने के बेसिस पे स्कॉलरशिप देने का इस यूनिवर्सिटी में डैश नहीं है। क्या नहीं है, अगर आप देखो पॉसिबिलिटी ऑफ, चांस ऑफ, ये समझ में आ रहा है। चांसेस ऑफ समथिंग, चांसेस ऑफ समथिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, इसके साथ फॉर नहीं आएगा बच्चे। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, चांसेस ऑफ समथिंग। कुछ आ रही है बात समझ में। अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। किसी पर्सन के साथ तो फॉर लगा सकते हो, है ना, किसी पर्सन के लिए तो फॉर लगा सकते हो, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अगर किसी चीज की अपॉर्चुनिटी की बात करी जाएगी, अगर किसी चीज की अपॉर्चुनिटी की बात करी जाएगी कि हाँ भैया इस चीज की अपॉर्चुनिटी, तो फिर वहां पे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ आएगा। अरे बुच, बात आ रही है समझ में कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जॉब की। कुछ आ रही है, दिस दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, पर्सन के लिए तो फॉर आएगा। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब, या तो इन्फिनेटिव लगा के बनेगा, या फिर दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ अ जॉब। कुछ आ रही हैं बातें समझ में। इसमें ऑप्शन आएगा बच्चे प्रेसिडेंट, जिसमें आपने एक बच्चे ने भी मार्क नहीं किया। प्रेसिडेंट का मतलब पता क्या होता है, कि बेसिकली यहाँ पे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इन दिस यूनिवर्सिटी देर इज नो प्रेसिडेंट ऑफ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप बेसिकली आपके यहाँ पे किसी उस चीज का कोई प्रेसिडेंट होता है, यानी वो चीज पहले हो चुकी है।
अगर मैं इस सेंटेंस का प्रेसिडेंट के बाद मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। कहने का मतलब कोई ऐसा पास्ट का एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ मेरिट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप दी गई हो। बहुत अच्छा सवाल कहूंगा मैं इसको, बहुत बढ़िया सवाल कहूंगा मैं इसको। एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल और गाइड कंसिडर सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताइए जरा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, एक्टिव पैसिव का सवाल है, बताओ। हाँ जी, गार्ड सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एडमिटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गार्ड ने उसे एडमिटेंस रिफ्यूज कर दी, ठीक है। अब पहली बात तो रिफ्यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज रिफ्यूज्ड से बनेगा, तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब अगर आपको याद हो तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो पैसे बनते हैं, एडमिटेंस को सब्जेक्ट बना के भी बन सकता है और ये हिम का ही सब्जेक्ट बना के भी बन सकता है। दो तरीके से इसका पैसे बनना पॉसिबल है। अब यहाँ पे जरा समझो कि इनमें से अपन कौन सा लगाएंगे। यहाँ पे इनमें से अपन कौन सा लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला प्रेफर करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला प्रेफर करेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों पैसे, पहली बात तो होता नहीं है ऐसा जनरली, लेकिन अगर है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाले को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाले ऑप्शन को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट पर जाइए, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इसका मतलब होता है, अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, क्या कोइंसिडेंस है। मान लो तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, मान लो कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब बाय चांस तुम फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हो, तो बाय चांस तुम्हारे पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई या तुमने किसी को ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी फोटो देख के, ठीक, उससे तुम्हारी चैटिंग वैटिंग होने लगी, बढ़िया, तुम्हारा इधर भी चक्कर चल रहा है, इधर भी तुम कॉफ़ी वॉफ़ी की बातें कर रहे हो कि कॉफ़ी पीने कब मिल सकते हैं, ये है वो है, ठीक है। और जब ये मिलने आई मिलके चली गई, उसमें तुम्हें पता चला कि ये तुम्हारी वाइफ की क्लासमेट थी। अभी इन दोनों को पता नहीं है, अभी इन दोनों को पता नहीं है, अभी इन दोनों को पता नहीं है, लेकिन कल ना कल तो पता चलेगा, कभी ना कभी तो पता चलेगा। और फिर तुम कहोगे व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, फिर तुम्हारे भी मुंह से निकलेगा व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, कितनी छोटी सी दुनिया है। पहली बार कोई बात करने की सोची और वही वही घर वाली की या गर्लफ्रेंड की क्लासमेट निकल आई, बताओ। तो यहाँ पे व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड कहने का मतलब, देखो यार, अचानक से तुम्हें तुम्हारा जो क्लासमेट है बाय चांस फ्लाइट में दिख जाए, तुम कहोगे देखो कैसे बाय चांस, कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, यही सेम फ्लाइट, यही एयरलाइन की, ये भी वहीं जा रहा है, उसी तारीख को जा रहा है, तो तुम क्या कहोगे? व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, यार कितनी छोटी सी दुनिया है, क्या कोइंसिडेंस हो गया। इसमें बताइए ज़रा, इसमें बताइए ज़रा। थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, करो कोशिश। हाँ जी, देखो, वैसे तो ये सेंटेंस के अंदर इंस्पाइट ऑफ दीज लॉज और हावेवर इकट्ठे आने नहीं चाहिए थे, इंस्पाइट ऑफ दीज लॉज और हावेवर इकट्ठे आने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्या करें, फिर ऐसे छोड़ के चले आए, कह दें कि पॉसिबल नहीं है, ये कैसे इकट्ठे लिख रखे हैं, कि बेस्ट पॉसिबल आंसर को मार्क करके आओगे। अब तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आएगी, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आएगी, एस के जस्ट बाद क्यू आएगा, ये बात समझ में आती है? एस के जस्ट बाद क्यू आएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ के ना?
इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल ने स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट्स, उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व बेसिकली बचा रखा है फॉरेन मार्केट में। इन इन लॉज के बावजूद, इन लॉज के बावजूद इंडियन सिल्क और कॉटन ने अपना जो वजूद है वो बचा रखा है फॉरेन मार्केट में। ये सेंटेंस का मतलब है। ये हावेवर हालांकि आना ही नहीं चाहिए था। ये कोई पैसेज वैसेज की लाइन है, उसके अकॉर्डिंग कहीं फिट बैठ रहा होगा। इन चार को देखकर यहां पर हावेवर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अपने को छोड़ के तो आ नहीं सकते। अब चार में से बेस्ट मार्क करना पड़ेगा। एसक्यू वाला पेयर तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने लगा लिया होगा। एसक्यू वाला पेयर लगा पाएगी नहीं लगा पाए? एसक्यू वाला पेयर सिर्फ इसमें आ रहा है। ऑप्शन आएगा जी डी। ऑप्शन आएगा जी डी। इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज, इन कानूनों के बावजूद इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल ने अपनी जगह बना रखी है फॉरेन मार्केट में, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पाजी, इसमें बताइए जरा। इसमें बताइए जरा। पाकिस्तान डैश रेजेस दिस बोगी ऑफ। बोगी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डराने के लिए यूज की जाए, धमकी टाइप का। पाकिस्तान पाकिस्तान उठाता है ये जो बोगी ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन है हर बार। पाकिस्तान ये बोगी ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन की, मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, ये धमकी हर बार उठाता है जब भी वो एंगेज होता है किसी ऐसे एक्शन में जिसमें टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए। जब भी उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगता है कि भैया तुमने आतंकवादी भेजे हैं इधर से उधर, तभी हर बार पाकिस्तान ये बोगी ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन उठाता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है बहुत आसान सवाल था ये। यहाँ पे रेजेस वर्ब है, पाकिस्तान सब्जेक्ट है, रेजेस वर्ब है। अब मुझे बताओ इसके बीच में क्या आ सकता है? इसके बीच में क्या आ सकता है? एक्सरसाइज्ड या तो वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, नहीं आ सकता। कंस्ट्रेंस नाउन होता है, नहीं आ सकता। अप्रोच्ड वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। बार बार उठाता है, बार बार उठाता है। कुछ आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पा जाइए। इसको करिए जरा, इसको करिए जरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, सेंटेंस लंबे देख के डरो मत, महा टुच्चा है, महा टुच्चा है, मानो मेरी बात, ट्राई करो। आरजे कह रहे हैं सर आप कहाँ थे पहले? मैं तो यहीं था, तुम कहाँ थे पहले? हाँ जी। हैव रिसीव्ड दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट ढूंढो कहाँ पे। इसमें हैड रिसीव्ड आ रहा है। अच्छा, इसमें रिसीव्ड आ रहा है, एक तो गया। इसमें हैड रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड, चलो एक बी ऑप्शन तो गया। और देखते हैं, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इसमें सेड का सेड ही छोड़ रखा है, एक और ऑप्शन गया, अब दो बचे। द मैनेजर टोल्ड हिज कलीग्स दैट दे हैड रिसीव्ड अ सीरियस थ्रेट टू आर बिजनेस देयर बिजनेस। आर बिजनेस देयर बिजनेस। अब ये आर किस में चेंज हो जाएगा? अब ये आर किस में चेंज हो जाएगा? हाँ जी, ये आर किस में चेंज हो जाएगा? बोलो। देयर में चेंज हो जाएगा। ये वी जो है किस में चेंज हो जाएगा? दे में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी ऑप्शन आ गया। अरे बोलो, आसान है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर द डैश सेक्टर्स। Private, corporate and public sectors were the dash sectors financing their deficits from dash saving of household sector। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो जरा कोशिश करो। हाँ जी, कोशिश करिए जरा।
प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर द डैश सेक्टर्स। प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स थे, कैसे सेक्टर्स थे ये, जो कि फाइनेंस करते थे अपने घाट। देखो जरा समझो, ये कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, ये कहना चाहता है कि दो टाइप के सेक्टर है। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये बैंक वगैरह की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि डैश टाइप के सेक्टर हैं। ये अपने घाटे को पूरा करते हैं, ये फाइनेंस करते हैं अपने घाटे को, ये फाइनेंस करते हैं अपने घाटे को इनकी सेविंग से। ये कहना चाहता है, फाइनेंस करते हैं अपने घाटे को इनकी सेविंग से। तो ये कैसे सेक्टर होंगे, ये घाटा खाने वाले सेक्टर होंगे। अरे हाँ के ना, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो कि अपने घाटे को फाइनेंस करते हैं इन सेक्टर से। ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बच्चे ये वाला। ये डेफिसिट वाले सेक्टर है, घाटा खाने वाले सेक्टर है, जो कि फाइनेंस करते हैं, जो कि पूर्ति करते हैं अपने घाटों की। किन से? ये जो हाउस होल्ड सेक्टर का सरप्लस होता है, इससे अपने घाटों की पूर्ति करते हैं। ऑप्शन आएगा जी सी ऑप्शन। बच्चे ये वाली लाइन, इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, साफ साफ तो लिखा हुआ, और कितना साफ लिखेगा ये फाइनेंस करते हैं, ये फाइनेंस करते हैं मतलब पैसा लेते हैं अपने घाटों के लिए। कहां से? इस वाले सेक्टर से, इस सेक्टर की जो सेविंग होती है वहां से। तो ऑप्शन आएगा बच्चे इसमें डेफिसिट और इधर सरप्लस। नेक्स्ट पे आइए, इसमें बताइए जरा कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है या वो इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है या इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। किडनैपर्स ने रैंसम मांगी है, रैंसम की स्पेलिंग गलत है, फिरौती मांगी है। इसमें बताइए जरा, ये भी बहुत आसान सवाल है, रटे रटाए टाइप का। द रीजन वाई ही फेल्ड टू अटेंड द मीटिंग विद अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन वॉज बिकॉज ही वॉज अनवेल। वो कारण जिसकी वजह से वो फेल हो गया मीटिंग को अटेंड करने में कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ, वो था कि वो था क्योंकि वो बीमार था। वो था कि। अगर रीजन वर्ड आप यूज कर चुके हो, अगर रीजन वर्ड आप यूज कर चुके हो, तो यहां पे बिकॉज नहीं, यहां पे क्या आएगा? दैट आएगा। क्लियर हो गया? इस पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। दे हेडेड फॉर द टाउन, वो टाउन की तरफ चल दिए, वो टाउन की तरफ चल दिए एक डैश पेस पर। पेस क्या है? पेस का मतलब है स्पीड, ये नाउन है। पेस का मतलब क्या है? स्पीड, ये नाउन है। लेजर भी अपने आप में नाउन होता है, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, और उसके लिए मोर आ जाएगा, मोर एडवर्ब आ जाएगा उस एडजेक्टिव के लिए, और एडजेक्टिव चाहिए पेस के लिए। हाँ कि ना? तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, अगर आपको यहाँ पे याद हो, लास्ट में एल वाई आने से, लास्ट में एल वाई आने से चीजें हमेशा एडवर्ब बन जाएं, जरूरी नहीं है। मैनली, वुमनली, गॉडली, लाइवली, लवली, लोनली, कुछ याद आया? ये जो लेजरली है, ये जो लेजरली है, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब। इस पे आ जाइए, क्लियर हो गया? हाँ करण सिंह, ऐसे ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड है। इसमें बताइए जरा क्या आएगा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अटेंशन नीड्स टू बी डैश, अटेंशन दी जानी चाहिए किन किन चीजों पे? सिनिकल एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशन ऑफ इंडियन प्रेजेंट डैश स्लो डाउन। अब यहाँ पे नीड्स टू बी, टू बी के बाद क्या आएगा? टू बी के बाद या तो आईएनजी आ सकता है, वी थ्री आ सकता है ना। ही नीड्स टू बी डूइंग दैट, या इट नीड्स टू बी डन, या तो वी थ्री आ सकता है या आईएनजी आ सकता है। यानी इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो भी गया। अच्छा, अटेंशन दी जाएगी कि अटेंशन कुछ देगी? अटेंशन दिए जाने की जरूरत है, यानी पैसे वाला मीनिंग देना है, यानी वी थ्री आना चाहिए, तो आईएनजी वाला भी गया, है ना। शॉर्ट का मतलब होता है मांगना, और शॉर्ट का मतलब होता है मांगना, और पे का मतलब होता है देना। तो अटेंशन दी जानी चाहिए, आंसर आ जाएगा जी बी। इस पे आइए जरा, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है?
हाँ जी। डेजी लव चिल्ड्रन एंड सो शी वुड डिस्ट्रीब्यूट। डेजी बच्चों से प्यार करती थी इसलिए वो मिठाइयाँ बांटा करती थी अनाथालय में। डिस्ट्रीब्यूट की स्पेलिंग गलत है। इससे आसान टुच्चा सवाल क्या होगा बताओ। इसमें बताओ जरा क्या होगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। यू स्नूज यू लूज। यू स्नूज यू लूज। तुमने अगर झपकी ली तो तुम हार जाओगे। यानी थोड़ी सी भी अगर तुमने देरी करी तो ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर तुम सोचते रह गए तो ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यू स्नूज यू लूज। डोंट हेजिटेट टू डू इट। किसी काम को करने में हेजिटेट मत करो, जल्दी से मचाओ। जल्दी करो, सोचो मत ज़्यादा। अगर आपको कुछ काम करना है, ठीक लग रहा है तो उसको करो, डिले मत करो। यू स्नूज यू लूज। इसमें बताइए ज़रा, करिए इसको अरेंज। इसको अरेंज करके दिखाइए। पैसिमिस्ट वो होता है बच्चे जो हर चीज़ को नेगेटिव नज़र से देखता है। निराशावादी। हाँ जी। इतनी बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी कि प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड ये है वर्ब, और ये मोहम्मद इकबाल ये बनेगा सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आती है कि पी के जस्ट बाद आर आएगा, ये समझ में आ रहा है। पी के जस्ट बाद आर आएगा, ये समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ पोएट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन? मोहम्मद इकबाल। अब ये ऐसे ही कॉमा लगा के यहाँ पे ऐसे, बेसिकली ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसका डिस्क्रिप्शन है। वैसे इसको पी के बाद भी जा सकता था। ये ऐसा भी लिखा जा सकता था कि पहले अपन लिख दें, पहले अपन लिख दें एस, सॉरी पहले अपन लिख दें पी, और फिर लिख दें एस, और फिर लिख दें आर। ऐसा भी लिखा जा सकता है। फिर क्या बनेगा? मोहम्मद इकबाल कॉमा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स करके और फिर ये सिंबल लगा के फिर मोहम्मद इकबाल लिख दें, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये वाला तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ये वाला तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अरे हाँ कि ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो अपना पी एस आर, और आप ऐसा भी लिख सकते हो पी, सॉरी एस पी आर। आप ऐसा भी लिख सकते हो। पी एस आर वाला मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई चारा नहीं है। इसका मतलब आपको यही मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का। इसको करिए जरा, इसको करिए जरा। Although both United States and China are formidable powers, हालांकि दोनों ही इंडिया सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों ही बड़ी स्ट्रांग पावर्स हैं। इंडिया को किसकी साइड जाना चाहिए? दो में से बाद वाले की जब बात करते हो, दो में से बाद वाले की बात करते हो तो एल ए डबल टी आर वाला आता है, यानी ये ऑप्शन और नो इम्प्रूवमेंट तीनों ही गए। अब बचे ये वाले दोनों। इंडिया शुड साइड विद की साइड अलोंग। किसी का साथ देना, किसी का पक्ष लेना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होगी साइड विद। उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होगी साइड विद। बी ऑप्शन आएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ई ऑप्शन है बच्चे इसमें ऑल ऑफ द अबो। अगर ई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है तो ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जरा, ये कह रहा है कि फैलो वर्ड का यूज करना है। फैलो वर्ड का यूज करना है। इनमें से कौन सा सेंटेंस फैलो वर्ड का सही यूसेज है? फैलो शब्द का सही यूसेज कौन सा है इसमें से? पढ़िए जरा तीनों सेंटेंसेस को। हाँ जी। ही सीम लाइक अ डिसेंट फेलो। यार ये
फेलो का मतलब यहाँ पे कोई पर्सन, डिसेंट पर्सन लग रहा है ये, ठीक है, कोई डिसेंट पर्सन लग रहा है, ये भी ठीक है। ही इज अ फेलो ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट चार्टर्ड, मतलब बेसिकली वो पार्ट है, यहाँ पे फेलो का मतलब किसी चीज का हिस्सा होना, कोई एक ग्रुप का पार्ट होना, कोई एक ग्रुप का मेंबर होना, ये फेलो है रॉयल इंस्टीट्यूट चार्टर्ड का, ये भी ठीक है। अ मेंबर, अ मेंबर ऑफ स्टाफ वाज सैक्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम फेलो एम्प्लॉयज, अपने साथ वाले एम्प्लॉयज, ये वाला फेलो का वर्ड भी, फेलो का मीनिंग भी ठीक है। तो फेलो वर्ड के जो यूसेज है, फेलो वर्ड के जो यूसेज हैं सारे ही ठीक है, फेलो वर्ड के यूसेज सारे ही ठीक है। ऑप्शन आएगा जी ई, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन आएगा जी ई, ऑल ऑफ द अबव। दिक्कत बस ये है कि आपको फेलो वर्ड का अगर एक से ज़्यादा आपको मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप गलत कर दोगे। बहुत वर्ड्स होते हैं ना जिनको एक से ज़्यादा मीनिंग में यूज़ किया जाता है, अगर आपको बाकी मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप गलत कर दोगे, इसलिए ये क्वेश्चन इस टाइप के थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। 25 में से अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एक तो भाई ये न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है, जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। अभी 23% का आपको ऑफ मिलेगा, एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 5200 का पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। और जो भी ओनली इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बैच है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं, उसका कमेंट में, मतलब उसका जो लिंक है वो कमेंट में पिन करा दूंगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो अनअकैडमी प्लस की फ़ीस होती है ना बच्चे, कोई एक सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं होती है, ऐसा नहीं कि इसमें आप मेरे ही वीडियोस देख पाएंगे या मेरा कोई एक ही बैच देख पाएंगे। जितने एजुकेटर अनअकैडमी पे, एसएससी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेज हैं, लाइव रिकॉर्डेड, इसमें सारे फीचर, आज का डाउट हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गई, सारे के सारे फीचर आपके उसी फीस के अंदर होते हैं, कोई आपको दोबारा दोबारा फीस पे नहीं करनी होती है वहाँ पे, ठीक है जी। मेरे जितने बैचेज़ हैं, चाहे मैं ग्रामर बैच की बात करूँ, चाहे मैं वोकैब बैचेस की बात करूं, चाहे मैं प्रैक्टिस बैचेस की बात करूं, यानी आपका कंप्लीट तैयारी का वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन का सोच रहे हैं तो अभी 23% ऑफ भी चल रहा है, AVS10 मेरा डिस्काउंट कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप ये मेरा सिंगल वाला लें, बस एक ही वादा कर सकता हूँ बच्चे के लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश के लिए जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, आपका एक एक रुपया वर्थ इट होगा, ठीक है जी। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो वो अपना लाइक कमेंट शेयर वाला देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।